नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेटेड जून 2026 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है। देखिए, मई 2026 में भारत का जो 18वां रेलवे जोन बना है वो आपका दक्षिण तटीय रेलवे बना है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, जो आपका दक्षिण तटीय रेलवे है वो मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन बना है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर बात करें दक्षिण तटीय रेलवे की तो ये भारतीय रेलवे का सबसे नया और 18वां रेलवे जोन बना है। तो हाल ही में भारत का सबसे नया रेलवे जोन जो बना है वो आपका दक्षिण तटीय रेलवे बना है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर बात करें आपका दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो अगर बात करें दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की तो इसका जो मुख्यालय है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम है वहीं पर भारत की दक्षिण तटीय रेलवे जो है उसका मुख्यालय है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगर आप भी एसपी टेट जून 2026 के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास भी 7 से 10 दिन इस एग्ज़ाम के लिए बचे हैं तो हमारे पास वो हैंड रिटन नोट्स है जो कि आपके एसपी टेट को इसी बार क्वालिफाई करवाने वाले हैं। तो अगर आप भी हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, मौका ना छोड़िए। 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे हैंड रिटन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। 7876145409 जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। आप नॉन मेडिकल, एसपी टेट आर्ट्स, जेबीटी, एसपीटीजीटी हिंदी जिसको एलटी हिंदी कहा जाता है, इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया। और टेट में एक आध क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है कि विश्व प्रवासी जो पक्षी दिवस है वो आपका मनाया गया, तो वो मनाया गया था 9 मई को। अब 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। अब साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 है ये मुख्य रूप से 9 मई 2026 को मनाया गया और मई का दूसरा शनिवार को ये हमेशा मनाया जाता है। तो मई महीने का जो दूसरा शनिवार आता है उसमें इसको मनाया जाता है। अगर बात करें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की तो ये वर्ष में 2 बार, मई और अक्टूबर में, अक्टूबर का जो दूसरा भी शनिवार होता है उसको मनाया जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि विश्व प्रवासी जो पक्षी दिवस है वो साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार मई में मनाया जाता है, एक बार अक्टूबर में मनाया जाता है। ये दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखना है। और मई और अक्टूबर के जो दूसरा शनिवार होता है उसमें इसको मनाया जाता है। इस बार जो इसकी थीम थी वो थी हर पक्षी मायने रखता है, आपके अवलोकन महत्वपूर्ण है। एवरी वर्ड काउंट्स, योर ऑब्जर्वेशन मैटर। देखिए, हर पक्षी मायने रखता है कि आपके अवलोकन, आपके जो ऑब्जर्वेशंस है वो मैटर करते हैं, वो आपकी क्या है, अवलोकन महत्वपूर्ण है। ये आपका थीम है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 की। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी ने किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन, एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था। तो मोदी जी ने वो कौन से 2 शहर है जिनको आपस में जोड़ा और इनकी लंबाई 594 किलोमीटर है। लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेस वे। तो ये जोड़ा आपका कहाँ से कहाँ तक, आपका दिल्ली से मेरठ। तो दिल्ली से मेरठ जोड़ा और ये मेरठ से आपका कहाँ जोड़ा, माफ़ी चाहूँगा, मेरठ से प्रयागराज जोड़ा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से इस मेगा प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया, मतलब इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बन गया है। तो 594 किलोमीटर का उत्तर प्रदेश का मेरठ से प्रयागराज ये एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे, जो कि 2 शहरों को जोड़ रहा है। ये बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे है। साथियों, बात करें इसमें कितनी लागत आई है तो गंगा एक्सप्रेस वे में जो लागत आई है
वो आई है 36,230 करोड़ की लागत से बना है। और ये जो है वो 6 लेन एक्सप्रेस वे है, जो कि मेरठ और प्रयागराज के बीच के यात्रा के समय 10 से 12 घंटे, जो पहले टाइम लगता था मेरठ से प्रयागराज, अब वो मात्र 6 घंटे कर देगा। तो कितनी बड़ी बात है, अब 6 लेन बन गया है मेरठ से आपका प्रयागराज के लिए। जहाँ पे 12 घंटे लगते थे वहाँ मात्र और मात्र लोगों को 6 घंटे लगेंगे, मतलब कि समय आधा कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF वर्ल्ड बिल्डियर्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता। देखिए, आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF वर्ल्ड बिल्डर्स चैंपियनशिप, जिसका पूरा नाम है, 2026 का जो खिताब है वो जीता है वो सौरभ कोठारी के द्वारा। तो सौरभ कोठारी साहब ने आयरलैंड में जो IBSF वर्ल्ड बिल्डर्स चैंपियनशिप है उसमें खिताब जीता है सौरभ कोठारी ने। तो इनको शुभकामनाएं देंगे सौरभ कोठारी को, और इसी तरह ये आगे बढ़ते रहिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आयरलैंड में भारत के किस बिल्डर्स ने वर्ल्ड बिल्डर्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है, तो वह है सौरभ कोठारी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मई 2026 में विदेश मंत्रालय ने ओमान सल्तनत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है। तो 20 मई 2026 की बात हो रही है, और विदेश मंत्रालय के द्वारा ओमान सल्तनत में, ओमान जो सल्तनत है, इस ओमान सल्तनत में भारत का जो है वो अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रशांत पीसे को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मई को मनाया जाता है। ये 7 मई गलती से मैंने आप टिक लगा दिया है, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो रेड क्रॉस दिवस की थीम है वो यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। देखिए, 2026 की जो थीम है वो है मानवता में एकता। तो मानवता में एकता जो है वो 2026 के रेड क्रॉस की थीम है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 8 मई 1863 को रेड क्रॉस की थीम है, स्थापना होती है हेनरी ड्यूनेट के द्वारा। और सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार भी जो मिलता है वो किसको मिलता है, तो सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार भी किसको मिला, रेड क्रॉस को मिला है। कुल कितने बार मिला है रेड क्रॉस को, 3 बार मिला है। एक बार 1917 में, एक बार 1943 में, एक बार 1963 में। ये तीनों सालें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि NCRB 2024 के रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रति लाख बच्चों पर अपराध दर्ज की गई। तो अपराध दर्ज की गई जो NCRB है, जो कि बच्चों की अपराध दर्ज करती है, अपराध दर को दर्ज करती है, तो वो है 6.4। देखिए, NCRB का पूरा नाम क्या है, तो NCRB का पूरा नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का पूरा नाम है। 2024 में 137 मामले सामने आए, 2023 में 174 मामले सामने आए, और 2022 में 163 मामले सामने आए, मतलब कि मामले बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में जो है वो क्या है, जो आपका उत्तराखंड में है वो 3.4 इसकी दर है। आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में भी 3.4 इसकी दर है। और राष्ट्रीय बाल अपराध दर जो है वो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड 7.4 है इसका। तो हिमाचल का ठीक ठाक है, हिमाचल का 6.4 है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन है कि मंडी रियासत के कुल देवता पराशर ऋषि के मंदिर का दोबारा निर्माण कितने वर्षों बाद किया जा रहा है। तो ऋषि पराशर का मंदिर जो कि मंडी के राजा बाणसेन के द्वारा बनाया गया था, ये जो मंदिर है वो आपका, इसका निर्माण कितने साल के बाद किया जा रहा है, तो 700 साल के बाद किया जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पराशर मंदिर है वो 13वीं सदी में बनाया गया था, और 13वीं सदी में इसका निर्माण जो है वो बाणसेन ने 1346 ईस्वी में किया है। साथियों, हिस्ट्री ऑफ मंडी जो बुक है वो लिखी है मनमोहन सिंह ने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री ऑफ मंडी बुक किसने लिखी है, मनमोहन सिंह ने, जो कि इन्होंने अंग्रेजी में प्रकाशित की है। इसमें उन्होंने इस मंदिर के निर्माण और इतिहास का उल्लेख किया है। आप देख लेना 21 नंबर का जो पेज है उसमें इन्होंने इस मंदिर के बारे में बताया है कि मंडी में एक पराशर मंदिर है और वो पैगोडा शैली में बना है। यह किताब हिमाचल की भाषा एवं संस्कृति अकादमी 2019 में प्रकाशित की गई है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो पराशर मंदिर को किसने बनाया, तो मंडी के राजा बाणसेन के द्वारा
पराशर मंदिर को बनाया गया है। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती, कब बनाया, साल भी पूछी गई है। 1346 में बनाया है और अब इसका दोबारा निर्माण हो रहा है कितने सालों के बाद, 700 सालों के बाद। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। जी अगला क्वेश्चन है कि HPCA हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में निम्नलिखित टीमों के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया। देखिए, जो ये क्वेश्चन टेट में कई बार आया है कि पहला जो वनडे मैच है वो किन दो टीमों के मध्य धर्मशाला में खेला गया था। तो ये जो खेला गया था वो आपका इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। साथियों, HPCA का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन आप सभी लोग जानते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पहला मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, इस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इस स्टेडियम की स्थापना हुई थी 2000 में। धर्मशाला क्रिकेट के स्टेडियम की स्थापना होती है और 2003 में यहाँ पे पहला इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच खेला गया था। तो 2003 में पहली बार यहाँ पे पहला इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच खेला गया था और पहला अंतर्राष्ट्रीय जो मैच है यहाँ पे वो 2013 के आसपास खेला गया था। किस किस के मध्य? तो इंडिया और इंग्लैंड के मध्य खेला गया था। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। और पहला जो वनडे मैच है 2013 में इंग्लैंड और इंडिया के बीच खेला, इसमें जीता कौन? तो जीता भी कौन? इसमें इंग्लैंड जीता। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं कि आप इसको समझ नहीं पाओ कि जो शिक्षा मंत्रालय है उनके द्वारा जारी जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, जिसको PGI बोलते हैं 2.0, वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश का कौन सा ग्रेड है? तो हिमाचल प्रदेश का ग्रेड है परचेस्टा 2। परचेस्टा 2 जो है हिमाचल प्रदेश का ग्रेड यहाँ पे है। अब शिक्षा मंत्रालय ने जो PGI जो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है इसको जारी किया, इसमें हिमाचल प्रदेश ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हिमाचल प्रदेश ने अपनी शिक्षा को, अपनी गुणवत्ता को, उसके बुनियादी ढांचे को, उसमें बेहतर सुधार किया है। साथियों, हिमाचल प्रदेश ने जो है वो प्रचेष्टा जो 2 है उसमें ग्रेड प्रचेष्टा 2 ग्रेड मिला है हिमाचल प्रदेश को, जो कि 2023-24 के मुकाबले बहुत आगे है। हिमाचल प्रदेश का कुल स्कोर 659.2 है, जो कि एक साल में प्रदेश ने 85.4 पॉइंट की बढ़ोतरी है। मतलब कि एजुकेशन में सुधार हुआ है, उसकी गुणवत्ता में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है, ये क्वेश्चन टेट में कई बार आया इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया, वो 82.80% है। और हिमाचल प्रदेश को फुली लिटरेट स्टेट भी घोषित कर दिया गया है, जिसकी लिटरेसी रेट लगभग 99.30% है। और ये भारत का 5वां स्टेट बना है जो कि पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। तो भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन घोषित किया गया है? तो जो कि 99.30 इसकी लिटरेसी रेट है, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। तमाम साथियों को ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए बनने वाले हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साक्षरता दर की दृष्टि से, लिटरेसी रेट की दृष्टि से हिमाचल का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो वो और कोई नहीं, हमीरपुर है। हमीरपुर का 88.15%, कई किताबों में 89% लिटरेसी रेट है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। और सबसे कम साक्षर राज्य जिला हिमाचल प्रदेश का चंबा है, जहाँ पे 72% लोग मात्र और मात्र पढ़े लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कुल पंचायतों की संख्या कितनी? अब हिमाचल प्रदेश में भी हाल फिलहाल में पंचायती राज चुनाव होते हैं और पंचायती राज चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जो कुल संख्या है वो पंचायतों की वो 3758 है। कई किताबों में 3754 बोली जा रही है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि 1952 में जब हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें थी? उस समय 280 पंचायतें हुआ करती थी। साथियों, 1954 में 466 हो गई और 1972 तक आते आते हिमाचल प्रदेश में 2032 पंचायतें आ गई। साथियों, अगर मैं बात करूं किन्नौर में, तो किन्नौर में वर्तमान में कुल 80 पंचायतें हैं। लाहौल स्पीति में 48 है, मतलब लाहौल स्पीति में सबसे कम पंचायतें हैं। आपका हमीरपुर में कितनी है?
और कई किताबों में बोला गया है न्यूज़पेपर में कि 18 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, इसको आप बिल्कुल सही कर लेना कि लाहौल स्पीति में पंचायतों की संख्या कितनी है। हमीरपुर में 242 है, बिलासपुर में 182, मंडी में 577, कांगड़ा, कुल्लू। तो इस प्रकार से डाटा है। थोड़ा सा ये डाटा मैंने विकिपीडिया के मुताबिक लाया है, तो इसको मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मानूंगा, क्योंकि किसी भी बुक ने ये डाटा नहीं दिया है, ये डाटा विकिपीडिया से लिया गया है। तो इस डाटा को थोड़ा सा आप अभी कलेक्ट ना करें, क्योंकि कलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अब इसको मैं पूरा नहीं बोल सकता कि पूरा एक्यूरेट सही है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में किस पंचायत में सबसे कम वोटर्स है, सबसे कम मतदाता है। तो वो सुमरा पंचायत जो किन्नौर में पड़ती है, यहाँ पे सबसे कम मतदाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। पंचायती राज संस्थाओं के तहत किस पद पर आरक्षण लागू नहीं होता। तो कहाँ पर आरक्षण लागू नहीं होगा, तो वो लागू नहीं होगा उप प्रधान। आपने देखा है कभी उप प्रधान का जो पद होता है, इस पर कभी भी आरक्षण लागू नहीं होता। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनाव में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा है। तो पंचायती राज चुनाव अभी हिमाचल में हुए और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो मतदान केंद्र है वो कौन सा है, तो है आपका कौमिक। कौमिक कहाँ पड़ता है, पहले हिकिम था, अब कौन सा है, कौमिक है। कौमिक कहाँ पड़ता है, तो कौमिक आपका लाहौल स्पीति में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है कौमिक। मतदाताओं की मदद के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया है, वो था वोटर सारथी ऐप। तो वोटर सारथी ऐप जो है वो मतदाताओं की जो है वो मदद के लिए चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया था। साथियों, 73वां संविधान संशोधन बात करता है पंचायती राज की, और भाग 9 भी बात करता है पंचायती राज की। अनुसूची नंबर 11, शेड्यूल नंबर 11 भी बात करता है पंचायती राज की, और ग्राम पंचायतों का गठन बात करता है अनुच्छेद नंबर 40 की। संविधान संशोधन 73 जो कि 1991-92 का है, भाग 9 पार्ट 9, अनुसूची 11 और अनुच्छेद 40। ये तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। करंट अफेयर के लिए सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया है। तो केंद्र सरकार जो राज्यों के लिए विवेकाधीन अनुदान जो देती है, राज्यों के लिए जो अनुदान देने का काम करती है, वो अनुच्छेद नंबर 282 के तहत देती है। तो केंद्र सरकार भी राज्यों को देती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के बिना राज्य भी कार्य नहीं कर सकता। अच्छा, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पे मिलते हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में, और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तमाम साथियों को हर एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है सीरियसली, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें, जय श्रीकुल महाराज जरूर लिखें, जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका जो है वो हैदराबाद में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक आध क्वेश्चन जीके का भी देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध दरबारी कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, उसका नाम क्या है। तो समुद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध दरबारी कवि है जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, उसका नाम हरिशेन है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। महात्मा गांधी ने नवंबर 1933 में किस स्वतंत्रता सेनानी के साथ दुर्ग छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। तो उसका नाम था आपका घनश्याम सिंह गुप्त। तो घनश्याम सिंह गुप्त के साथ महात्मा गांधी नवंबर 1933 में कहाँ गए थे, आपके छत्तीसगढ़ का दौरा इन्होंने किया था। तो तमाम साथियों को आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।